मारीद जिन, ऐसा माना जाता है कि जितने भी जिन एग्जिस्ट करते हैं उन सब में से खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत सारे जिन होते हैं जो कि इंसान को पोजेस कर सकते हैं, उसके दिमाग से खेल सकते हैं, लेकिन मारीद जिन वो कर सकता है जो बाकी जिन नहीं कर सकते। इसका प्रकृति पे भी कंट्रोल होता है, मतलब कि ये नेचर को भी अपने हिसाब से समझा सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि पानी वाली चीज़ों पे मारीद जिन का बहुत कंट्रोल होता है। ये हाई टाइड्स भी लेके आ सकता है, तूफान भी लेके आ सकता है, और ऐसा भी माना जाता है कि ये बारिश भी कर सकता है और पानी के रास्ते बहुत आसानी से आ जा सकता है। इसके अलावा ये किसी इंसान के दिमाग पे तो असर करता ही है, लेकिन उसके थ्रू किसी और के दिमाग पे भी इफेक्ट कर सकता है। इस तरह से ये मारीद जिन बहुत पावरफुल होता है। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो भी मारीद जिन का ही है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये किसी को पोजेस कर ले तो उस इंसान का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस का कोई इंसान इस तरह से अफेक्टेड है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया सोल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ, जो कोई भी इंसान अपने घर पे कर सकता है इस तरह के जिन्नों से निजात पाने के लिए, और वही आज आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ ही मैं चाहता नहीं, लेकिन किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है और अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया आयशा नाम की एक लड़की ने। आयशा कश्मीर की रहने वाली है। ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2012 में। इस समय आयशा की उम्र 23 साल थी। आयशा ने बताया उनकी फैमिली बहुत सॉर्टेड थी। इस समय तक फाइनेंशियली सब कुछ ठीक था। उनके अलावा उनकी फैमिली में उनके अम्मी अब्बू, भाई भाभी और उनका एक छोटा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। फैमिली बहुत अच्छे से रह रही थी। इसी दौरान उनके एक रिलेटिव्स भी थे जिनका घर आयशा के घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। कभी कभार बातचीत होती रहती थी, लेकिन इनके अलावा जो इनके रिलेटिव थे, इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था उमरान। उमरान और आयशा दोनों की ग्रेजुएशन सेम ही कॉलेज से हुई थी। खैर, अभी आयशा अपनी मास्टर्स कर रही थी और आयशा को उमरान कुछ खास पसंद नहीं था। और क्यों पसंद नहीं था इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी आगे बताने वाला हूँ। खैर, थोड़ा वक्त बीतता है। ये 2012 का नवंबर मंथ का टाइम था जिस समय आयशा की फैमिली को एक कॉल आता है। ये कॉल था उमरान की फैमिली से। दोनों फैमिलीज की इक्वेशन बहुत अच्छी थी। आयशा की फैमिली को बताया जाता है कि उमरान के जो अब्बू हैं वो कनाडा गए हुए थे और वहीं से वो कुछ सामान लेके आए हैं आयशा और उसकी फैमिली के लिए भी, जिसको लेने के लिए वो उनके घर पे आ जाएं। लेकिन इस दौरान आयशा अपनी मास्टर्स कर रही थी। वो कॉलेज जाती रहती थी और आयशा के अम्मी अब्बू वहाँ जाने के लिए अभी तक तैयार नहीं थे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो जा नहीं पा रहे थे। इसी के चलते वो आयशा को कहते हैं कि अगले दिन जब वो कॉलेज जाएगी तो कॉलेज के बाद शाम को वो उमरान के घर चली जाए, जहाँ से ये सामान ले ले, उनसे मिल ले, बातचीत कर ले और वापस आ जाए। आयशा वहाँ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उमरान से उसकी इक्वेशंस अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब फैमिली बताती है उसको जाने के लिए तो वो अग्री हो जाती है क्योंकि फैमिली में इस कन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ खास पता नहीं था। खैर, अब ऐसा ही होता है। आयशा अगले दिन अपने कॉलेज जाती है। वापस आते हुए वो उमरान के घर चली जाती है। ये वक्त था शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड। लेकिन जाके वो बहुत खुश होती है ये देख के कि उमरान वहाँ पे नहीं था। उसकी फैमिली बताती है कि उमरान अभी थोड़ी देर पहले ही यहीं पे था, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में कहीं गया है। और जैसे ही आयशा पहुँचती है उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही उमरान आ भी जाता है, जिसके बाद आयशा को वो सामान दिया जाता है जो उनके लिए ले आया गया था। आयशा को उमरान की अम्मी ये बताती हैं कि उमरान भी अपने पिता के साथ कनाडा गया था और वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें वही लेके आया है तुम्हारी फैमिली के लिए। वो तुम्हें खुद ही देना चाहता था, अच्छा हुआ वो खुद ही यहाँ पे आ गया। अब ये बातें सुन के आयशा को थोड़ा और भी अजीब लगा। वो चाहती नहीं थी ये चीज़ें लेना, लेकिन फैमिली के लिए उसको लेनी पड़ी। इसके अलावा उमरान की फैमिली पिछले दिन से ही जानती थी कि आयशा इस दिन उनके पास कॉलेज के बाद आएगी।
इसी के चलते उन्होंने उसके लिए खीर भी बनाई थी। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि जैसे ही उमरान आया था हड़बड़ाहट में, वो सीधा किचन की तरफ जाता है और वहाँ से ये खीर लेके आता है आयशा के लिए, अपने अम्मी अब्बू के लिए और खुद के लिए भी। वो सब ये खीर खाते हैं। आयशा ये सामान लेती है और वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसको पहुँचते पहुँचते लगभग 7:30 से 7:45 का टाइम हो जाता है। अंधेरा हो चुका था और आयशा जैसे ही अपने घर पे एंटर करती है, आयशा के भाई का जो बेटा था जिसकी 1 साल उम्र थी, वो आयशा के साथ बहुत अच्छा था। मतलब जब भी रोता था, किसी भी तरह की जिद उसको होती थी, तो वो आयशा के पास ही आता था। इनफैक्ट उसके अपने अम्मी या अब्बू उसको चुप नहीं करवा पाते थे, लेकिन आयशा उसको चुप करवा लेती थी। उसके साथ उसकी इक्वेशन सबसे अच्छी थी। लेकिन इस रात जैसे ही आयशा पहुंचती है, आयशा को देख के ये बच्चा रोना शुरू कर देता है। आयशा उसको लेने की कोशिश कर रही थी अपनी गोद में, लेकिन वो बहुत जोर जोर से चीख रहा था, जैसे उसको आयशा नहीं लग रही है, बल्कि कुछ और ही है। और शायद ये बात सच भी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चों को वो चीज़ें दिखती हैं जो एडल्ट्स को नहीं दिखाई देती क्लियरली, और शायद कुछ ऐसा ही था। खैर, आयशा ने बताया ये चीज़ सबको शॉक कर रही थी, लेकिन फैमिली ने समझा जैसे जैसे शायद बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पहली बार तो हुआ था, आखिरी बार नहीं हुआ था। खैर, इसके बाद लाइफ वैसे ही चलनी शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे आयशा नोटिस करना शुरू करती है कि उसके साथ चीज़ें थोड़ी अजीब हो रही हैं। मतलब कि उसकी नींद बहुत बढ़ जाती है, उसको बहुत लेजीनेस आ जाती है। हाइजीन जिसका बहुत ख्याल रखती थी आयशा, हमेशा नहाती थी, रोज़ नहाती थी, वो कितने कितने दिन स्किप कर दे रही थी नहाने के लिए। इसके अलावा वो वीक भी हो रही थी और खुद में ही थोड़ा अजीब सा फील कर रही थी। और साथ ही जब भी वो इस बच्चे के पास जाने की कोशिश करती थी, वो उसी तरह से रोता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और साथ ही जब आयशा उसके सामने खड़ी होती थी, तो वो आयशा के सर के ऊपर देख रहा होता था, जैसे शायद आयशा के सर के ऊपर कुछ और भी है जो कि किसी को नहीं दिखता था, लेकिन शायद उसको दिखता था। आखिरकार ये था क्या? इसके अलावा आयशा के अंदर कुछ और भी चीजें बिल्ड होने लग पड़ती हैं। धीरे धीरे उसको चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक लड़की जिसका दिमाग बहुत तेज होता था, उसको कोई भी बात इतनी आसानी से भूलती नहीं थी। वो धीरे धीरे कुछ चीजें भूलना शुरू कर देती है, इनफैक्ट अपने लोगों को भी भूलना शुरू कर देती है। ये चीजें फैमिली नोटिस कर रही थी, आयशा नोटिस कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। फैमिली भी उसको नोटिस करना शुरू कर देती है। उनको लगता है शायद आयशा को कोई बीमारी हो गई है, शायद वो किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही है। इसी के चलते वो आयशा को हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, जहाँ पे हर मुमकिन टेस्ट करवाए जाते हैं उसके, लेकिन उसमें भी कुछ दिखता नहीं है। आयशा बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर अचानक से ये चीज़ें उसके साथ होने क्या शुरू हो गई थी। धीरे धीरे फैमिली को शायद पता लगने वाला ही था। आयशा इसके बाद वैसे ही रह रही थी, बहुत कमज़ोर, बहुत परेशान, भूलती हुई चीज़ें। लेकिन इसके अलावा अब धीरे धीरे उसको ऐसा लगता था जैसे उसके घर में कोई स्मोक करता है। एक अजीब सी गलने की, सड़ने की स्मेल उसको आती रहती थी। फैमिली में किसी को नहीं आती थी ये स्मेल, ना ही फैमिली में कोई स्मोकिंग करता था। उसके भाई के बारे में वो सब कुछ जानती थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो फैमिली से छुप के स्मोकिंग करे और आयशा को पता ना हो। इस तरह का भी कुछ नहीं था। लेकिन आखिरकार ये स्मेल आयशा को कहाँ से आ रही थी, यही वो जानना चाहती थी। खैर, थोड़ा वक्त और बीतता है, चीज़ें बद से बदतर होनी शुरू हो जाती हैं। देखते देखते आयशा नोटिस करती है, जब वो सुबह उठती थी तो उसके शरीर पे बहुत सारे काले मार्क्स होते थे, और ये मार्क्स भी अजीब से होते थे। मतलब देख के ऐसा लगता था कि वो चोट लगी है, लेकिन आयशा को इन मार्क्स पे दर्द नहीं होता था। ये चीज़ें और भी बढ़ रही थी जब आयशा की फैमिली ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फिर से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं आयशा को, ये देखने के लिए कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेंटल प्रॉब्लम से जूझ तो नहीं रही वो। डॉक्टर ने चेक किया, फिर से बताया कोई प्रॉब्लम इसको इंटरनली नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो डिप्रेशन से जूझ रही है। उसको बहुत भारी इफेक्ट पड़ा है किसी चीज़ का उसके दिमाग पे, और पॉसिबल है कि यही प्रॉब्लम उसको इस तरह का बना रही है। डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि फैमिली में से कोई ना कोई इंसान आयशा के साथ रहे, उससे बातें करता रहे, उसको हंसाता रहे, जिससे उसकी ये कंडीशन ठीक हो जाए और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैमिली ये बातें मानती है और अगले ही दिन से ये डिसाइड करते हैं कि आयशा के साथ कोई ना कोई इंसान सोना शुरू करेगा। पहली ही रात थी, आयशा की माँ उसके साथ सो रही थी। रात का वक्त था, सुबह होने वाली थी, इनफैक्ट शायद 3:30 से 4 बजे का टाइम रहा होगा। अचानक से आयशा की माँ को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक वियर्ड सी आवाज़,
बेस से भरी हुई आवाज़ और एक बहुत मर्दानी आवाज़। लेकिन ये जो लैंग्वेज थी वो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ अजीब सी लैंग्वेज थी जो वो चाह के भी नहीं समझ पा रहे थे। आंखें उनकी बंद थी लेकिन कान सब कुछ सुन रहे थे। अचानक से यही सब सुनते सुनते उनकी आंख खुलती है झटके से, और जो देखते हैं वो मंजर बहुत भयानक था। सामने उनकी बेटी उन्हीं की तरफ घूम के बैठी हुई थी, उन्हीं का मुंह देख के बातें कर रही थी और बहुत अजीब से रिएक्शंस दे रही थी, बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये बैठी तो आयशा है लेकिन इसके अंदर कोई और ही चीज़ है। क्या चीज़ है वही वो नहीं समझ पा रहे थे। आयशा की माँ बहुत डर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती हैं। सारी फैमिली उठ जाती है। सब लोग आयशा के कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आयशा की हालत और अजीब सी थी। उसकी माँ उसके पास ही बैठ के रो रही थी। आयशा का भाई उसकी भाभी को वापस अपने कमरे में भेज देता है, ये कहते हुए कि वो बच्चे का ख्याल रखे, और वो वहीं पे देखते रहते हैं। आयशा की हालत सुबह तक ठीक नहीं होती। हालांकि उसने किसी को हार्म नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन वो उसी तरह से अजीब से वे में, अजीब सी लैंग्वेज में बातें किए जा रही थी, बहकी बहकी बातें। कोई नहीं समझ पा रहा था इसको हुआ क्या है। लेकिन एक चीज़ क्लियर दिख रही थी, किसी ना किसी तरह का पोजेशन ही है ये। और वो जानते थे अब उनको क्या करना है। वो जानते थे अब उनको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, बल्कि उनके पड़ोस में एक राकी था, उसके पास जाना है। राकी ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में एक इंसान ही होता है जो कि अल्लाह की मदद से ही लोगों की हेल्प करता है, उनको पोजेशन से निकालता है, जिन जिन्नात इन चीज़ों से उनको छुटकारा दिलाता है, चाहे वो कुरान के वर्सेस पढ़ के ही क्यों ना हो, चाहे वो शुद्धिकरण करके ही क्यों ना हो। यही करवाने के लिए आयशा की फैमिली आयशा को लेके जाती है इस राकी के पास। वो देखता है हालत सच में अजीब सी लग रही थी। उसने थोड़ी देर बैठ के आयशा के सामने कुरान के कुछ वर्सेस पढ़े, उसका शुद्धिकरण किया, जिसके बाद आयशा को थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो उनको घर भेज देते हैं। ये कहते हैं कि आयशा को एक आदत लगाओ, उसके पास बैठे रहा करो और कोशिश किया करो कि वो ये कुरान पढ़ती रहे। इसको कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं। मुझे लगता है शायद इस तरह से ये ठीक हो सकती है। फैमिली बिल्कुल वैसा ही करती है। आयशा को लेके घर जाती है, उसको आदत लगाती है कुरान पढ़ने की। लेकिन आयशा देख पा रही थी कि उसको प्रॉब्लम क्या है। वो यही भी जान चुकी थी कि इसका सोल्यूशन क्या है। वो कोशिश भी कर रही थी करने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंटरनली कुछ है जो उसको रोक रहा है। वो रोती रहती थी अकेली, बहुत परेशान रहती थी, लेकिन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं हो रहा था। फैमिली फिर से बहुत परेशान थी और आयशा फिर से वैसे ही बियर्ड सा बिहेव करना शुरू कर चुकी थी। वो वैसे ही रहती थी, अजीब सी बातें करती रहती थी, अजीब सी टोन में, अजीब लैंग्वेज में। जिसके बाद आयशा की फैमिली उसको फिर से उसी राकी के पास लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, शायद थोड़े दिन इसमें सुधार भी आया था, लेकिन उसके बाद फिर से कंडीशन वैसी होने लग पड़ी। उनको लग रहा था कुछ चीज़ है जो आयशा को रोक रही है, कुछ चीज़ है जिसने उनके घर पे ही कब्जा किया हुआ है। लेकिन आखिरकार क्या, वो नहीं जानते थे। लेकिन सामने जो राकी था वो जानता था। उसने उनको सब कुछ बताया। उसने उनको बताया असल में आयशा के अंदर मारिद जिन है, किसी ने इसके पीछे लगाया हुआ है और उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल जिन होता अभी तक छोड़ के चला जाता, लेकिन जिस तरह से ये परेशान कर रहा है, हो ना हो ये मारिद जिन ही है और इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी। ये राकी आयशा की फैमिली को कहता है कि वो बहुत सारा नमक लेके आएँ, कुछ लोहा अपने पास रखें और पेंट मंगवा लें। आयशा की फैमिली समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मंगवाते हैं। जिसके बाद वो इस राकी को बुलाते हैं। ये राकी उनको कहता है कि मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, बेटर होगा आप एक पेंटर भी बुला लें। अब वो समझे नहीं, लेकिन उनको पूरा विश्वास था इस राकी पे। इसी के चलते वो राकी को भी बुलाते हैं, पेंटर को भी बुलाते हैं और ये सामान भी रख लेते हैं अपने घर पे। जिसके बाद राकी जो था वो उनके घर पे अंदर घूमता है, उनके घर का शुद्धिकरण करता है, सब चीज़ों को प्योर करता है, आयशा को भी ठीक करता है, बेटर फील करवाता है। ऐसा लग रहा था कि शायद अब भी आयशा इसके पोजेशन में नहीं है। थोड़ी देर बाद का किसी को पता नहीं, लेकिन उस समय तक सब कुछ ठीक था। खैर उसके बाद उन्होंने आयशा के कमरे के सब दरवाजे खिड़कियां बंद की, पूरे घर के सब दरवाजे खिड़कियां बंद की और इस पेंटर को कहा ये सारा का सारा नमक इस पेंट में डाल दे और पूरे घर के बाहर वाली साइड पूरी दीवार पे ये पेंट कर दे। पेंटर ने बिल्कुल वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में उसने ये पेंट खत्म कर दिया। उसके बाद ये जो राकी आया था, इसने घर के चारों तरफ ये लोहा रखा जो उन्होंने मंगवाया था। जिसके बाद उन्होंने घर के अंदर जाके उनको चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि ये जो जिन जिन्नात होते हैं, चाहे कितने भी भयानक क्यों ना हो, चाहे कोई भी शक्ति इनको रोक क्यों ना पाए, लेकिन असल में नमक और लोहे से ये दूरी बना के रखते हैं
इनका इस्तेमाल हो तो ये दूर ही रहते हैं। मैंने पहले उस जिन को आपके घर से निकाला, उसके बाद ये सारी चीज़ें की सो दैट वो घर के अंदर आ ना सके। लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आयशा का दरवाज़ा, खिड़कियाँ सब बंद ही रखनी पड़ेंगी कुछ महीने। आयशा को घर के अंदर ही रखना पड़ेगा। कोशिश करें वो बाहर ना ही जाए, और अगर जाएगी तो हो सकता है ये चीज़ें फिर से उस पर इम्पैक्ट करना शुरू कर दें। आयशा ने बताया कि कोविड के दौरान दुनिया ने क्वारंटीन देखा, लेकिन उसने 2012 में ही ये सब कुछ देख लिया था, जब वो लगभग 1 से 1.5 महीना अपने घर के अंदर ही रही। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई। आयशा भी अपने पैरों पे खड़ी होने लगी। उसकी हेल्थ वापिस से ठीक होने लग पड़ी, मेंटल स्टेटस ठीक होने लग पड़ा, और ये जो इम्प्रूवमेंट थी ये क्लियरली उसके अंदर दिख भी रही थी। जिसके बाद आयशा जब बिल्कुल ठीक हो गई तो वो जाती है इस राकी के पास, ये पूछने कि आखिरकार ये सब कुछ उसके साथ हुआ क्यों था। इस राकी ने उसको ज़्यादा नहीं बताया, कुछ चीज़ें बताई जिससे वो समझ गई उस पर किया किसने था ये सब कुछ, और क्यों किया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। आयशा को उस राकी ने एक डेट बताई और ये बताया कि इस डेट को तुम्हें कुछ मीठा खिला के तुम पे ये चीज़ की गई थी। असल में अगर किसी पे भी जिन हावी करवाना हो तो यही किया जाता है। सफ़ेद मिठाई में ही कुछ चीज़ें मिला के दी जाती हैं, जिससे ये जिन किसी पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी पे भी हावी किया जा सकता है। आयशा के साथ भी यही हुआ था, और ये डेट कोई और डेट नहीं थी, वही डेट थी जिस दिन वो उमरान के घर गई थी। और मीठा आप सबको पता ही है कि उन्होंने क्या खाया था, और मोस्ट प्रोबेबली उमरान जो हड़बड़ाहट में चीज़ें लेके आया था बाहर से, वो वही चीज़ें थी जिनमें इस तरह की कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ की गई थी, जिससे आयशा पे ये जिन हावी हुआ। लेकिन आखिरकार उमरान के साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्यों उमरान ऐसा कर रहा था? आयशा ने बताया कि जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी उमरान उसके साथ ही पढ़ता था। हालांकि वो उसका रिश्तेदार ही था, लेकिन उमरान उसके पीछे पड़ा हुआ था, उससे शादी करना चाहता था। आयशा को उमरान पसंद नहीं था क्योंकि वो एक तरह से साइको तरह का इंसान था, मतलब कि बहकी बहकी बातें करता था, और किसी भी एंगल से आयशा उसको पसंद नहीं करती थी। पूरी ग्रेजुएशन वो उसके पीछे पड़ा रहा। यही सब कुछ चलता रहा। जब मास्टर्स शुरू हुई तो आयशा का कॉलेज अलग हो गया। उसको लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उमरान फिर भी उसके सराउंडिंग के चक्कर लगाता रहता था, जिस वजह से चीज़ें और भी भयानक हो रही थी। आयशा बदनाम हो रही थी अपने कॉलेज में, और वो उमरान को डांट देती है, ये कहते हुए कि अगर वो बाज नहीं आया तो वो उमरान के पिता से कहेगी। उमरान के जो पिता थे वो बहुत खतरनाक इंसान थे, मतलब एक तरह से उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, और उमरान सिर्फ उन्हीं से डरता था। जिसके बाद उमरान ने आयशा के अराउंड चक्कर लगाने बंद कर दिए, लेकिन शायद उसके इंटेंशन बिगड़ चुके थे। वो चाहता था आयशा को ख़त्म करना, या फिर इतना बीमार कर देना कि कोई भी आयशा को एक्सेप्ट ना करे उमरान के अलावा। लेकिन उसके इन मंसूबों पे पानी फिर गया। आयशा ने बताया इसके बाद वो कभी भी उमरान के घर नहीं गई। इनफैक्ट अपनी मास्टर्स के बाद अपनी फैमिली से बात करके वो भी कनाडा शिफ्ट हो गई, और कनाडा में ही वो चाहती है परमानेंट शिफ्ट होना। वो नहीं चाहती इस तरह के लोगों से अपने गांव वापस आके डील करना। आई रियली होप आपको इस तरह के इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। आई रियली होप अगर आपके सराउंडिंग कोई इस तरह का इंसान हो जिस पे जिन जिनात हावी हो, तो आप उसको बता पाएंगे कि क्या सॉल्यूशन उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान पे कोई जिन जिनात हावी है। ऐसा माना जाता है कि जिन भी इंसानों पे ये जिन जिनात हावी होते हैं वो इंसान नहाना धोना छोड़ देते हैं, मतलब कि उनको हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रहता। इसी तरह के बुरे और भद्दे वातावरण में रहना इन जिन जिनातों को पसंद होता है। इसके अलावा वो इंसान परेशान रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, बहुत सोता है, और इसी तरह की सुस्ती में पड़ा रहता है हमेशा ही। यही चीज़ें आयशा के साथ भी हो रही थी। तो आई रियली होप अगर आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ है, या फिर आपके किसी नॉन इंसान के साथ इस तरह की कोई चीज़ है, तो उनको पता चल गया होगा कि मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ क्या हो सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको भी इन चीज़ों में थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। एंड अगर सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।